दूनी लालची तो था ही, मगर आज सारे दिन की लड़ाई ने दूनी को बहुत ज्यादा खौफजदा कर दिया था। अब उसे किसी की परवाह नहीं थी, बस फिक्र थी तो अपनी जान की। मैं यहाँ पर एक बात बताती चलूं, कमांडर हारून का असल नाम अमीर सनानुद्दीन था, मगर मैं आसानी के लिए कमांडर हारून कहती हूँ। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नोयान की किला हवाले करने की ऑफर का सुनकर कमांडर हारून का नायब दूनी कहता है, हमें हथियार डाल देने चाहिए और किला इनके हवाले कर देना चाहिए, ये ना हो हम सारे ही मारे जाएं। तब कमांडर हारून को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बुरी तरह झिड़क देता है। जब नोयान ने किला अर्ज़ोरोम के सामने अपना पड़ाव डाला था तो उसने वहां पहुंचने पर अपने बेटे को 2 सिपाहियों के साथ कूनिया भेज दिया था ताकि वो उसे पल पल की सारी खबरें भेजता रहे। उसका नाम सोगोताई था। उसने यहाँ आकर मौलाना रूम का इत्मीनान हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि उसे बताया गया था कि मौलाना रूम एक ऐसी शख्सियत है जो कि सुल्तान के बहुत करीब है। फिर उसे लगा कि खबर निकालने का इससे अच्छा जरिया और कोई नहीं हो सकता कि मैं मौलाना रूमी के करीब हो जाऊं, और फिर वो दर्स में चला जाता है। मगर वहाँ जाकर उसके ख्यालात, सोच बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। सोगोताई अब बिल्कुल बदल चुका था, वो एक अच्छा और नेक इंसान बन चुका था। ये सिर्फ और सिर्फ मौलाना रूमी की तालीमात का नतीजा था। तभी इस्फहानी गद्दार ने सोगोताई को अपने सुल्तान के सामने नंबर बनाने के लिए पकड़वा कर पेश कर दिया, ताकि गद्दारी का जो शक किया जा रहा था सारे वज़रा पर, उसमें से वो साफ हो सके। सुल्तान ने बिना और देखा न तो और सोगोताई को सर काटने की सजा सुना दी। जब सुबह सजा के लिए उसे लाया गया तो उसने कहा, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। सब ने सोचा शायद सजा से डर के मारे ये ऐसा बोल रहा है, मगर उसने कहा, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। फिर काजी को बुलाया गया और सोगोताई ने इस्लाम कबूल किया और वो बोला, मैंने जब आंख खोली तो मैं एक ऐसी दुनिया में था जहाँ पर अगर खुद को बचाना था तो दूसरे का गला काटना ही था। मैंने यहाँ आकर सीखा कि जिंदगी तो दूसरों के काम आने और दूसरों के लिए जी जाती है, और अब मैं सिर्फ मौलाना रूमी से माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने उसके दिल को ठेस पहुँचाई। तभी मौलाना रूमी उसे बचा लेते हैं और फिर सुल्तान भी उसे माफ कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कमांडर उमर के वो 2 सिपाही वापस आ चुके थे जो कि किला अर्ज़ोरोम की खबर के लिए गए थे। वो साथ उसी कासिद का खत भी लाए थे। फिर दीवान मुनक्किद होता है जहाँ पर मौलाना रूमी भी थे। उनकी राय सबसे अलग थी। वो लड़ाई की बजाय सुलह और अमन मुआहदे की बात कर रहे थे और सुल्तान को उनके वालिद का किया हुआ अमन मुआहदा भी याद करवाते हैं, मगर सुल्तान तो जैसे टस से मसी नहीं होने वाले थे। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, मगर किसी फैसले पर पहुंचे बिना ही आज का दीवान खत्म कर दिया जाता है। हाँ, मगर इसी दीवान में ये फैसला किया जाता है कि 5 बड़े इलाकों में हम 5 कासिद भेजेंगे जो वहाँ से खबर लाएंगे कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। दीवान के खत्म होने पर वजीर आजम मलक नुसरत मौलाना रूमी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, आपने हमें बर वक्त आगाह किया था मंगोल खतरे से, मगर अफसोस हम एक बर वक्त कोई कदम नहीं उठा पाए। किला में आज भी लड़ाई जारी थी। कमांडर हारून का पलड़ा आज भी भारी था। मंगोलों का बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ था और नोयान गुस्से से चीख उठा। अब हमें फिर से कुनिया का सीन दिखाया जाता है। उन 5 में से 2 कासिद वापस लौट चुके थे और बुरी खबर के साथ आए थे। उसी वक्त मलक नुसरत को जगाया जाता है और वजीर आजम ऐलान करते हैं दीवान मुनक्किद करने का, और फिर बादशाह को यानी कि सुल्तान को भी जगा दिया जाता है। सुल्तान बड़े गुस्से में आकर पूछते हैं कि ऐसी क्या क़यामत ढा गई कि मुझे इस वक्त जगाया गया। तो वजीर आजम कहते हैं, जनाब 5 में से 2 कासिद वापस आ चुके हैं और कोई अच्छी खबर नहीं है। सेवास का शहर और एक और शहर दोनों बुरी तरह तबाह कर दिए गए हैं और वहाँ पर बसने वाले सारे लोगों को शहीद कर दिया गया। अब वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा। सुल्तान गुस्से से खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, ये सब किसकी जुर्रत हुई, किसने किया? और बताया जाता है बाईजो नोयान ने। तो सुल्तान ऐसे बैठ जाते हैं जैसे साबुन की झाग, क्योंकि ये भी हमारे शहबाज शरीफी का अक्स थे। मतलब दोनों में कोई खास फर्क नहीं था। इनके वज़रा मक्कार और ये खुद बेकार थे। अब सुल्तान थोड़ी देर सोचता है और फिर जंगी दीवान मुनक्किद करने का ऐलान करता है। इसी जंगी दीवान में सुल्तान कमांडर उमर को वहाँ जाने की इजाजत दे देते हैं, मगर सुल्तान कहता है कि तुम्हें एक बड़ा लश्कर ले जाना होगा उमर,
कमांडर उमर कहते हैं कि मेरे पास 5000 का लश्कर तैयार है, वक्त कम है, अब हम ज्यादा देर कर नहीं सकते, इसीलिए इतने ही काफी हैं। अब हमें मंगोल पड़ाव में नोयान का खेमा दिखाया जाता है, जहाँ पर जख्मी नोयान गुस्से में बैठा था और कुछ सोच रहा था। उसी वक्त किले से एक कासिद आता है। ये और किसी का नहीं, दूनी का कासिद था, उसी बुज़दिल का। वो एक पेशकश लेकर आया था। नोयान के पूछने पर वो कहता है कि जनाब, हम मंगोल फौज को किले में दाखिल होने में मदद कर सकते हैं, मगर बदले में आप हमारी जान बख्शी का वादा करें और किले पर जब कब्जा हो जाए तो आप मेरे मालिक जनाब दूनी को किले का नया अमीर तैनात करेंगे। तब नोयान की नजर मट्टी के मटकों पर जाती है और वो कुछ सोचते हुए हाँ कर देता है और कासिद के जाने के बाद वो खेमे से बाहर आता है। शहर की तरफ देखते हुए कहता है, इस शहर की आज आखिरी रात है, कल का सूरज इनके लिए मौत का पैगाम लाएगा। फिर वो अपने कमांदारों को कहता है कि तैयार हो जाओ, आज रात हम बड़ा हमला करेंगे। किले में दिखाया जाता है कि दूनी का कासिद वापस आ चुका था। इसके पास गधे पर वही मट्टी के मटके थे जो नोयान के खेमे में हमें दिखाए गए थे। वो दूनी को आकर बताता है, नोयान ने हमारी पेशकश कबूल कर ली है। तो दूनी कहता है, वो तो ठीक है, मगर अब मैं थोड़ा परेशान हूँ कि हम मंगोलों को किले के अंदर कैसे लाएंगे। कासिद कहता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो कुछ करेगी वो ये काली मट्टी करेगी, मीन्स बारूद। उस वक्त तक दुनिया इस बारूद से अनजान थी। ये टेक्निक सिर्फ चाइनीज के पास थी और चीन पर मंगोलों के कब्जे के बाद ये अंधी ताकत अब मंगोलों का ही हथियार बन गई थी। दूनी पूछता है, ये क्या है? इसे छूकर भी देखता है। इन दोनों की समझ में तो कुछ नहीं आता। तभी दूनी कहता है, ये कोई जादू है क्या? कासिद कहता है, हमने बस इस काली मट्टी को किले की दीवारों की बुनियादों के पास छिड़कना है और फिर एक छोटी सी चिंगारी भी लगानी है, फिर हमारा काम खत्म। दोनों खुश भी थे और हैरान भी थे। आज का सूरज ढल चुका था। कमांडर हारून अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहे थे। कह रहे थे कि बस कुछ दिन ही और, फिर जरूर कुनिया से लश्कर हमारी मदद को आ पहुंचेगा। और सिपाही भी पूरे जोश के साथ उनके साथ खड़े रहने की हामी भर रहे थे। अब कमांडर उमर 5000 के लश्कर के साथ कुनिया से रवाना हो रहा था। सारे लोग नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे थे और फतह के साथ लौटने की दुआएं दे रहे थे। ये लश्कर शहर से बाहर निकल चुका था। अब इसकी मंजिल किला अर्ज़ोरोम थी। रात को किले पर हमला हो चुका था। ऐसा पहले इन 2 माह में कभी नहीं हुआ था। कमांडर हारून और सिपाही किले की दीवारों पर लड़ने में मसरूफ थे और कुछ सिपाही दरवाजे को मजबूत करने में लगे हुए थे। दूनी एक जगह पर छुपा हुआ था और कासिद बारूद किले की दीवारों पर डालकर लौट चुका था। फिर एक छोटी सी आग से ये अपना काम कर देते हैं और एक जोरदार धमाका होता है और किले की दीवार गिर जाती है। इतना जोरदार धमाका था कि पूरा शहर ही गूंज उठा। कमांडर हारून की समझ से बाहर था कि ये आवाज किस चीज की थी। तभी इस टूटी हुई दीवार से मंगोलों का लश्कर अंदर आने लगता है। सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, मगर 20,000 के लश्कर के सामने मुट्ठी भर सिपाही कब तक टिक पाते। फिर ये रात क़यामत की रात थी। हर तरफ आग और खून की होली थी। मंगोल फौज ने शहर में लूट मार की और सामने आने वाले हर इंसान को मार डाला। मर्द, औरत, बच्चे सबको खत्म कर दिया। सुबह का सूरज जब तलू हुआ तो इसे देखने के लिए शहर में कोई इंसान बाकी नहीं रहा था, सिवाय नोयान के सिपाहियों के और एक कैदी के। वो कैदी और कोई नहीं, कमांडर हारून थे, मीन्स अमीर सनानुद्दीन। नोयान कहते, कहा था ना, किला अगर ताकत से लिया तो फिर मैं तुम्हारा सर काटूंगा अपने ही हाथ से। तो लो, अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। कमांडर हारून की आंखों में कोई खौफ नहीं था। वो बड़े ही पुरस्कून नजर आ रहे थे। उल्टा नोयान ही से उन्होंने सवाल कर दिया। कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि किले की दीवार कैसे एक आवाज और आग से गिर गई। नोयान बहुत अकड़ कर कहता है, हम इसे उड़ती हुई आग कहते हैं। हर शय को राख करने की ताकत है इसमें। मगर फिर कमांडर हारून पूछते हैं, तो ये किले के अंदर कैसे आई?
नोयान कहता है, एक अच्छे कमांडर को सिर्फ बाहर के दुश्मन से लड़ना नहीं होता, बल्कि इसे अंदर के गद्दारों को भी खत्म करना होता है। तुम्हें मेरे साथ एक भी गद्दार नजर नहीं आएगा। तभी अमीर सनान की नजर जाती है दूनी पे और वो गुस्से में कहते हैं, गद्दार, लेकिन अब क्या फायदा, वक्त बीत चुका था। फिर नोयान कहते हैं, कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो कमांडर कहते हैं, हाँ, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तो नोयान अपने सिपाहियों को इशारा करता है कि इसे छोड़ दो। मंगोल भले कितने ही जालिम और बेरहम क्यों न हो, मगर वो अपने बहादुर दुश्मन की कदर जरूर करते थे। जैसे कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के लिए अफसोस जताया था। फिर वो नमाज अदा करते हैं और नमाज खत्म करने के बाद आसमान की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। कहते हैं, मैं कामयाब रहा और शहादत मेरा मुकद्दर ठहरी। इसी वक्त नोयान अमीर सनानुद्दीन का सर काट लेता है। नोयान वहां से अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ चुका था और किला वादे के मुताबिक दूनी के हवाले कर दिया गया था। एक मंगोल दस्ता किले की हिफाजत के लिए छोड़ दिया गया था और तभी कमांडर उमर अताबेग आ पहुंचता है और फिर एक लड़ाई होती है। एक बार फिर किले की जमीन खून से तर हो जाती है। बस फर्क इतना था कि अब की बार ये खून मंगोल था। आखिर में दूनी भी कुत्ते की मौत मारा जाता है और कमांडर उमर एक बार फिर सल्जोक झंडा किले पर लहरा देते हैं। कुछ माह बाद का दिखाया जाता है कि सर्दियों का मौसम था। नोयान एक जगह पर पड़ाव डाले हुए था कि उसे एक खत मिलता है। ये खत उसके बेटे सोगोताई की तरफ से था। उसने उसमें लिखा था अपने बाप को कि वो भी नई दुनिया की तरफ कदम बढ़ाए और सब कत्लो गारत खत्म करने का मशवरा भी दिया था। नोयान तो मानने को तैयार ही नहीं था कि ये खत उसका बेटा भी लिख सकता है। आखिर को वो मंगोल तो था, वो कासिद को मारने ही वाला था। तो कासिद कहता है, जनाब, ये खत वाकई आपके बेटे ने लिखा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। तब जाकर नोयान उसे छोड़ देता है, मगर साथ ही अब उसके दिल में अपने बेटे के लिए भी कोई जगह बाकी नहीं रही थी। अब यहाँ पर इस सीजन का एंड होता है और सीजन 2 में इन दोनों फौजों का आमना सामना दिखाया गया, सल्जोक और मंगोल। अब रुकिए, आप मत जाइएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की। नंबर 1, किला अर्जुरोम कभी दोबारा सल्जोक हासिल नहीं कर सके थे। नंबर 2, सल्जोक फौज और नोयान की फौज का सामना हुआ था कोसेदाग नामी इलाके में। मंगोल फौज थी लगभग 30,000 के करीब और सुल्तान का लश्कर था 80,000 के करीब और खुद सुल्तान भी इस जंग में शरीक थे। मगर अफसोस, नोयान ये जंग जीत चुका था और सुल्तान अपनी फौज को मरने के लिए वहाँ छोड़कर खुद भाग गया था। नंबर 3, उमर अताबेग नाम का कोई नाइट्स नहीं था, ये एक फर्जी किरदार था। हाँ, बाकी कामयार और दूसरे वज़रा रियल थे। नंबर 4, एक लंबे अरसे तक बायजो नोयान ने सल्जोक सल्तनत से लगान वसूल किया था। नंबर 5, बाद में इसी सुल्तान को यानी खिसरो दोम को तख्त पर बिठाया गया और इसी से मंगोलों ने लगान वसूल किया। नंबर 6, सुल्तान की मौत भी बहुत ही अजीब थी, क्योंकि कहा जाता है कि इनको इनके अपने ही पाले हुए जानवरों ने चीर फाड़ डाला था। मगर मेरा ख्याल में ये काम भी मंगोलों ही का होगा। नोयान का अंजाम भी कुछ अच्छा नहीं हुआ था। हालांकि उसने सल्जोक सल्तनत फतह की थी, मगर फिर भी हलाकू खान किसी वजह से उससे नाराज हो गया था और आखिर में हलाकू खान ने उसका सर काट दिया था। आज का अर्जुरोम कुछ इस तरह दिखता है।